हम काजरी के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर पर आए हुए हैं और ये फील्ड है जनन द्रव का और ये फील्ड है डॉक्टर नीलम शेखावत जी का। वहाँ पर हम ही यंग किसान चैनल से हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी हमारा तजुर्बा है, जो अनुभव, वो हम ग्वार के बारे में यहाँ से दे रहे हैं। सर, ग्वार की विशेषता क्या है सबसे पहले? हाँ, तो मैं ये बताऊँ, ग्वार एक आश्चर्यजनक फसल है। ग्वार ही ऐसी एक फसल है हिंदुस्तान भर में जो कि हिंदी नाम से जानी जाती है। भले ही कोई ग्वार का व्यापार करने वाला, ये वैज्ञानिक अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, रसिया में, वो इसको क्लस्टर बीन नहीं कहते बल्कि ग्वार ही कहते हैं। इस तरह से ग्वार हमारी इज्जत है। ग्वार भारत का नाम है। दूसरी बात यह है कि ग्वार एक सूखा रोधक फसल है। ये उन क्षेत्रों की फसल है जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है। समझ लीजिए 150 से लेकर के 300 या 400 मिलीमीटर तक होती है और वर्षा अनिश्चित होती है और ज़मीन यानी भूमि रेतीली होती है। पोषक तत्व होते नहीं हैं। जहाँ किसान गरीब हैं वहाँ की फसल है। इसके अलावा यदि तापक्रम भी काफ़ी बढ़ जाता है, यदि 40, 44, 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तब भी ये फसल हो जाती है। इसके अलावा यदि दो बारिश के बीच में अंतराल यदि 30 दिन का होता है तब ये फसल हो जाती है। तो ये फसल एक तरह से फसल तंत्र को मजबूत करने के लिए, स्थायित्व देने के लिए उगाई जाती है। यही कारण है कि जो मरु प्रदेश है वहाँ पर ये फसल उगाई जाती है और किसानों की ये प्राथमिक और अंतिम इच्छा रहती है, वो इस फसल को ज़रूर ही उगाते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रसंस्करण हैं, बहुत ही वैल्यू एडिशन है और ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक फसल है। कैश क्रॉप है और ये गरीब आदमी की फसल है और कॉरपोरेट वर्ल्ड की भी फसल है। तो ये सबकी पसंद है। तो कैसे सर? इसलिए कि जो आदमी बहुत गरीब हैं, जिनके पास में कुछ है ही नहीं और ज़मीन ऐसी है जिसमें के पोषक तत्व नहीं है, उनके पास में खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, वो जाते हैं, बारिश हो जाती है जुलाई में, बीज बखेर देते हैं और भूल जाते हैं। 1-2 बार गुड़ाई कर दी और बस फसल काट लेते हैं 90-100 दिन के बाद में। तो कम से कम लागत लगती है और कम से कम इसमें अनुदान लगते हैं। और दूसरी तरफ जो निर्यातक हैं, जो बड़ी बड़ी ग्वार की उद्योग हैं, जो कि राजस्थान में बहुत सारे हैं और हिंदुस्तान से करीब 75% ग्वार गम जैसे वो इसको जाके चला जाता है, वहाँ पर वो निर्यात होता है। और तो इस तरह से मैं कहता हूँ, जो वित्त वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, पैसा नहीं है, उनकी भी ये फसल होती है। तो ये आम आदमी की फसल है और जो आम आदमी नहीं है उनकी फसल है। और इसके अलावा ये इतनी गजब की फसल है, इस फसल में आपको सब्जी मिलती है, इस फसल से चारा मिलता है, इस फसल से ग्वार पाउडर मिलता है, जिससे कि ग्वार गम मिलता है, जो कि 70 प्रकार के उद्योगों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें ये भूमि को, चूँकि ये दलहन है, भूमि में 40 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर देती है और इसमें चिड़ियाओं का प्रकोप कम होता है। इसकी फलियां झड़ती नहीं और काटने के बाद दाने जब आप भंडारण करेंगे तो उसमें भी कीड़े मकोड़े कम ही लगते हैं। तो इस तरह से इसमें कितने सारे विशेषता हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे अच्छी हरी सब्जी मिलती है। अब जो आएगा मौसम, फरवरी से लेकर जून तक कोई सब्जी नहीं मिलेगी लौकी के अलावा, लेकिन हरी ग्वार की फली आपको मिलेंगी और ये तो पूरे हिंदुस्तान में होती हैं। डॉक्टर साहब, ग्वार की खेती जो है वातावरण के अनुसार या भूमि के अनुसार कैसे की जाए? हाँ, मैं बता दूं, जो भी खेती है किसी भी फसल की, वो वातावरण से प्रभावित होती है और वातावरण के अनुसार ही खेती करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तरह की खेती मैं सुझाव देता हूँ किसानों को, जो अब तक नहीं देते आए थे। एक तो ये है कि कम आदान और कम लागत वाली खेती। दूसरी है अधिक आदान और अधिक लागत वाली खेती। कम आदान का मतलब ये हुआ ऐसे क्षेत्र जहाँ की वर्षा काफ़ी कम होती है, 150 से 300 मिलीमीटर होती है और वर्षा के बीच में अंतराल भी करीब 25-30 दिन का हो जाता है। भूमि बेकार है, समतल भी नहीं है, पोषक तत्व उसमें नहीं है, तापक्रम पहुँच जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे क्षेत्र जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, फलौदी, ओसियाँ और हरियाणा में बावल का क्षेत्र है और कच्छ भुज का क्षेत्र भी है, जहाँ की सिंचाई की उपलब्धता नहीं है। उनको वो खेती केवल वर्षा पर आधारित स्थिति में ही करनी पड़ेगी।
तो इसको बोलते हैं कम आदान वाली खेती। तो इसकी प्रायोरिटी अलग होती है। इसको करने के लिए आपको शुद्ध बीज चाहिए। ऐसी किस्म चाहिए जो कि 80-85 दिन में पक जाती है, और वो किस्में हैं RGC 936, HG 365, HG 563 और HG 870, RGM 112। ये ऐसी किस्म है, 5 किस्में जो कि लगभग 80-50 दिन में पक जाती हैं। और ऐसी खेती के लिए आपको उर्वरक नहीं डालना, केवल दूसरे तीसरे वर्ष आप उसमें 7-8 टन कुड़ी का सड़ा हुआ खाद डाल दीजिए, और भूमि उपचार नहीं करना, केवल बीज उपचार करना है, ताकि उसमें जो जड़, तना, सड़न, गलन रोग लगता है उसके अनुसार, उसके लिहाज से उसको रोकने के लिए आप उसमें बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से कर देते हैं। और इसका बोने का तरीका ये है कि इसमें किसान भाइयों को, चूँकि बारिश होगी नहीं, पानी की कमी भूमि में है, तो इसको लाइन में बोना पड़ेगा। दूर दूर लाइन से लाइन की दूरी, यानी खूंट से खूंट की दूरी 50-60 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10-15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से 1 हेक्टेयर में ये करीब 1.25 लाख पौधे आते हैं। और चूँकि यहाँ गर्मी बहुत होगी तो पौध संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। या तो हर साल ग्वार ही उगाते रहें, या फिर ग्वार और अगले साल उसमें बाजरा उगाएं, तो बाजरा को फ़ायदा होगा, 40 किलोग्राम नेत्रजन मिलेगा। या फिर 3 लाइन उगाएं आप बाजरा की और 1 लाइन उगाएं ग्वार की, या 3 लाइन उगाएं ग्वार की, 1 लाइन उगाएं बाजरा की। तो इस तरह से जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर कि किसान सोचते हैं कि हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, हम इसमें खर्च करना नहीं चाहते, और वातावरण भी खिलाफ है, वर्षा होती नहीं, उस क्षेत्र में ये कम आदान वाली खेती। दूसरा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर वर्षा अच्छी हो जाती है, लगभग 300 से 500 मिलीमीटर हो जाती है, और वर्षा जल्दी जल्दी होती रहती है। भूमि भी संरक्षित है, भूमि भी उसमें पोषक तत्वों से लबालब है। जैसे कि क्षेत्र हैं, जयपुर का है, अलवर का है, सीकर का है, झुंझुनू का है, रेवाड़ी का है, सरसा है हरियाणा में, हिसार है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये होना चाहिए अधिक आदान वाली खेती, जिसमें किसान अधिक पैसा लगा सकें, अधिक आदान लगा सकें, और उसके अनुसार उनको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ऐसे में करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पौध संरक्षण वाले सारे के सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। मतलब भूमि का भी आप करेंगे उपचार, बीज का उपचार भी करेंगे, और जब पौधे उग जाते हैं, फसल उग जाती है, तो उसमें जो रोग लगते हैं, जैसे पर्ण जीवाणु अंगमारी है, और एकांतर पत्ती धब्बा है, पाउडरी मिल्ड्यू है, और जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीट लगते हैं, उनका भी देखरेख आपको करना पड़ेगा। और शुरू में आप भूमि उपचार करने के लिए और दीमक को उपचार करने के लिए करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं बताता हूँ, ये चीज़ विस्तृत में है। तो दोनों तरह की खेती करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिया कुछ भी कर दिया। आपकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, भूमि कैसी है, और आपको कितना कमाना है, कितना आप खर्च कर सकते हैं, ये करना चाहिए। इसके अनुसार दोनों प्रकार की खेती अलग होती है। अब तक जो हम लोग प्रसार करते आए हैं, वैज्ञानिक वो ये नहीं बताते कि स्थिति कैसी है। तो मैं कहता हूँ स्थिति कैसी है, बारिश कैसी है, कितना ग्वार किसानों के पास में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, बाजार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई फिलहाल ग्वार का जो भाव है उसको लेकर काफ़ी उठापटक जो है देखने को मिल रही है, तो क्या कहते हैं भाव के बारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की खेती यदि अच्छी हो भी जाती है, अच्छा उत्पादन हो भी जाता है, तब भी किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों को भाव देकर तो खेती करना ही चाहिए। लेकिन ग्वार एक ऐसी फसल है जो मेरा अनुभव कहता है कि पिछले 10 वर्ष से ग्वार का क्षेत्रफल वही है, लगभग 25 से 30 लाख हेक्टेयर, और ग्वार का उत्पादन भी वही है, करीब 12 से 15 लाख टन है। और ग्वार का जो भाव है पिछले 10 साल से 45-50-55 किलोग्राम प्रति है। इतने रुपए 45-50-55 रुपये प्रति किलो भाव चल रहा है। लेकिन फिलहाल कुछ समय में, पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा होगा कि भाव 60 रुपये पहुँच गया था। लेकिन 60 रुपये पहुँच जाना कोई बड़ी बात नहीं। 10 साल में यदि 5 रुपये 10 रुपये बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं है।
ये तो वैसे ही झटका है, तो इसलिए किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँ, इससे अच्छी फसल क्या मिलेगी, जो आपको स्थिर भाव देती है। आपको इतना भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। ये फसल कोई टमाटर, प्याज, लहसुन जैसी नहीं है कि एक बार तो आपका जो बाजार का भाव है पहुंच गया फर्श पर, फिर पहुंच गया अर्श पर, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये किसानों के जो फसल तंत्र है उसको स्थायित्व लाएगी। आपको हर हाल में 45-50 रुपए पर किलो का तो भाव मिल ही जाएगा, और आगे बढ़ जाता है तो आपके भाग की बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो भाव बढ़े हैं, ये कोई ज़्यादा भाव नहीं है, कुछ नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये तो बाजार में इतना हो जाता है। अभी जी का डॉलर है, घटता बढ़ता रहता है, रुपया घटता बढ़ता रहता है, सोने कितना बढ़ रहा है, लाख में पहुंच रहा है, चांदी कहाँ पहुंच रही है, वो है चिंताजनक। ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं। डॉक्टर साहब 21वीं सदी में ग्वार की जो है तकनीक वो कैसी होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बहुत जरूरी कह दिया। और चूंकि ये जो ग्वार है, एक औद्योगिक ग्वार है। ये कृषि फसल को, इसको उद्योग में ले जाते हैं, और उद्योग से इसको रसायन बनाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए, 21वीं सदी में ग्वार कैसे करें। ये समय बीत गया कि ये किस्म है, ये बोना, ये काटना, ये दवा, ये तो सब जान ही गए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि ग्वार में क्या है, कि ग्वार की जो किस्म है, कोई भी ऐसी किस्म नहीं है हिंदुस्तान में जो कि 85-90 दिन से पहले पक जाती हो। सारी की सारी किस्में, 936 देख लीजिए, 986 देख लीजिए, 1038 देख लीजिए, और कोई देख लीजिए, ये सारी सारी किस्में 90 से लेकर के 115 दिन तक पकती हैं। ये बहुत लंबा समय है। और मरु क्षेत्र में, जहाँ पर वर्षा केवल 60 दिन ही होती है, ये चल नहीं पाती। जैसे ही अगस्त के अंत में बारिश खत्म होती है, सितंबर आता है, नमी रहती नहीं है, और फसल पे एक तरह से कहते हैं टर्मिनल स्ट्रेस हो जाती है, पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है जो कि पौधे की जो जो किस्म की जो पकाव है, वो 90-100 दिन का है। तो हम ये चाहते हैं, और ये होना चाहिए 21वीं शताब्दी में। और मेरा अनुग्रह ये होगा, ये अनुरोध होगा मेरे वैज्ञानिकों से, कि वो ग्वार की किस्म ऐसी बनाएं जो कि 60-70 दिन में पक जाती है। जैसा कि मोठ में 60 दिन की किस्म है, काउपी में 60 दिन की किस्म है, मूंग में 60 दिन की है, बाजरा में है। ये तीनों के तीनों फसल मध्य प्रदेश की हैं। लेकिन ग्वार में आज तक हम ऐसी किस्म नहीं बना सके जो कि 60-70 दिन में पक जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इसकी जो प्रारूप है, जिसको बोलते हैं प्लांट टाइप, वो फैलने वाली है। शाखाएं होती हैं, वो काफ़ी फैल जाती हैं। तो इसकी शाखाएं ऐसी होना चाहिए कि वो ऊपर को बढ़ें, साइड में ना बढ़ें। इसको कपास जैसा नहीं होना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, जिसको कि यह समझ लीजिए आप, इनकी जो शाखाएं हैं वो 45 डिग्री पर होने चाहिए। यो होना चाहिए, यो नहीं फैलनी चाहिए। एक तो ये करना चाहिए। तीसरी बात इसमें बहुत ये है कि जो ग्वार में जो पाउडर निकलता है, ग्वार पाउडर, वो 29, 30, 31 निकल रहा है परसेंट, इससे ज़्यादा आते नहीं बढ़ा। मैंने भी काम करते करते 30 साल हो गए, और बहुत कोशिश करी, तो इससे अधिक ग्वार गम बन नहीं पाया। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसी किस्म बनाएं कि ग्वार करीब 35% मिले हर वैरायटी में। और उसको बढ़ाने के लिए या तो ऐसी किस्म बननी चाहिए, या हमें इस तरह की उसकी ऐसी ऐसी एग्रोनॉमी होनी चाहिए, जिसमें कि यदि आप 40 ppm का फास्फोरस नैनो 40 ppm का फास्फोरस नैनो यदि आप उसमें स्प्रे करते हैं, तो इसमें 1 से 1.5% ग्वार गम बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि जिंक का नैनो 10 ppm का यदि स्प्रे करते हैं, तो उसकी तरलता यानी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है, चूंकि ग्वार सीधा इंडस्ट्री में जाएगा, इसका यहाँ कोई उपयोग नहीं है। सब्जी अलग है, चारा अलग है, भूमि में देना अलग हुआ, लेकिन इसका जो है वहीं जाएगा। तो उसमें करीब 70 तरह के इसके उपयोग होते हैं। जैसे कि अगर भोज्य में है, कपड़े में है, कागज में है, फोटोग्राफी में है, खनन में है, कॉस्मेटिक में है, और तेल के कुएं खोदने में है, पत्थर को तोड़ने में है। तो जिस तरह का काम होता है, उसी तरह की ग्वार की विस्कोसिटी हुआ करती है, जिसको बोलते हैं तरलता। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में 21वीं सदी में ऐसी किस्में बने जिनकी की विस्कोसिटी 1000 से 3000 हो, 3000 से 6000 हो, और 6000 से 8000 हो। तो अलग अलग विस्कोसिटी वाली वैरायटी होंगी। तो मैं कहता हूँ, इस तरह से हमें प्रजनन करना चाहिए उद्योगों के लिए, ब्रीडिंग फॉर इंडस्ट्रीज। तो उनकी जैसी है
जैसा उनको चाहिए ये हमें करना चाहिए। जैसे कि और बाकी फलों में होता है, फल छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, जैसा चाहें खट्टा-मीठा मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस तरलता वही है, 4 से 4000 5000 आती है और ग्वार गम इसमें केवल 29 30% ही आता है। तो ये सुधारने की ज़रूरत है।